નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલમાં હું હેતવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, આજે જે વિષય પર વાત કરી રહ્યા છું, તમિલનાડુમાં જે પ્રકારે સેનાનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે, ચીફ ડિફેન્સ સ્ટાફ રાવત સાથે 14 અધિકારીઓ તેમાં સવાર હતા। ઘણી બધી માહિતીઓ પણ આવી રહી છે, સૂત્રો પાસેથી પણ ઘણી બધી માહિતીઓ મળી રહી છે। 14માંથી 11 લોકોના મોત થયા હોવાની પણ ક્યાંક વાત ચર્ચાઈ રહી છે, સૂત્રો તરફથી આ વિગતો મળી રહી છે। હાલની કેટલીક અપડેટ્સ આપને જણાવી દઈએ। રાજનાથ સિંહ અત્યારે બિપિન રાવતના ઘરે પહોંચ્યા છે। હવે ટૂંક જ સમયમાં તેઓ પત્રકાર મિત્રો સાથે વાત કરે છે કે કેમ તેને લઈને પણ થોડી ઘણી વિગતો પણ આપણને જાણવા મળશે અને સાથે જે આ 11 લોકોના મોત થયા છે તેઓના નામની હજી પુષ્ટિ બાકી છે। એટલે આ ચર્ચા જે પ્રકારે 12:40 હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું અને તે પછીનો જે આ માહોલ છે, સમગ્ર દેશવાસીઓ ચર્ચામાં અત્યારે જોડાયેલા છે। સમગ્ર દેશવાસીઓ અત્યારે આ ચર્ચાને લઈને જે પ્રકારનો માહોલ છે, આખા દેશમાં અત્યારે ગંભીરતાનો માહોલ છે, કારણ કે જે પ્રકારે બિપિન રાવતજીએ પોતાના દેશ માટે જે સેવાઓ આપી છે, દેશ માટે જે કાર્યો કર્યા છે, જે નિર્ણયો કર્યા છે, તે આખો દેશ અત્યારે એ વાતને યાદ કરી રહ્યું છે। ત્યારે તમામ દેશવાસીઓ અત્યારે એક જ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે બિપિન રાવત સેફ હોય। અત્યારે તો પ્રાથમિક તબક્કે એ જ માહિતી મળી રહી છે કે તેઓને હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવ્યા છે। આખી વિગત શું છે, હોસ્પિટલમાં તેઓને દાખલ કરવામાં જો આવ્યા છે તો તેઓની હાલત કેવી છે, ઘણી બધી ચર્ચાઓ અહીંયા ક્યાંક ને ક્યાંક બાકી છે। હાલ તો જે પ્રકારેનો આ એક્સિડન્ટ થયો છે અને જે 14 લોકો તેમાં સામેલ હતા તેના ઉપર આજે વિગતવાર ચર્ચા કરીએ। દર્શક મિત્રો, આ સમગ્ર ચર્ચામાં મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે બ્રિગેડિયર વિજય સાગરજી અને સાથે રંજીત સિંહાજી। આ બંને મહેમાનોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। रंजीत जी, चर्चा शुरू करने से पहले आप अपना परिचय देंगे प्लीज। रंजीत जी। जी, मैं बताता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम रंजीत सिन्हा है। मैं इंडियन आर्मी में था और मैंने 11 साल सर्विस किया है इंडियन आर्मी में और 2008 में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था और अभी मैं मिड कैट एडवाइजरीज के साथ डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स पे की तरह काम कर रहा हूँ। बिल्कुल रंजीत जी, पूरे देश को हिला देने वाली आज ये जो घटना बनी है, पहले तो आप इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं? आप पहली प्रतिक्रिया गुजरात न्यूज पर क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अभी तो पूरे देश की प्रार्थना उन सभी लोगों के साथ है जो हेलीकॉप्टर में थे, उनके और उनके परिवार के साथ हम सब की प्रार्थना है ताकि जो भी हो अच्छे से हो, अच्छे तरीके से वो लोग निकल पाए वहां से। सो अभी तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं उनके कुशल मंगल के लिए। बिल्कुल विजय जी, आपके बारे में बात करते पहले आप अपना परिचय देंगे। देखिए, मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूँ एज ए ब्रिगेडियर विद 38 इयर्स ऑफ सर्विस और मैंने जैसा बताया, गुजरात में मेरी 4 पोस्टिंग्स हैं। लास्ट जो थी बड़ौदा में थी, आज से 10 साल पहले, जहाँ पे मैं एक इंडिपेंडेंट ब्रिगेड कमांड कर रहा था एयर डिफेंस के लिए फॉर द एंटायर सदर्न दिस थिंग। और आज फिर उसके बाद मैं वाइस चांसलर था। अभी मैं फैकल्टी हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में और फ्रीलांस काम करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और यूथ के लिए काम करता हूँ। उनको आर्म फोर्सेस की तरफ अट्रैक्ट करवाता हूँ, उनको ज्वाइन करवाता हूँ। बिल्कुल विजय जी, आप इस पूरी घटना के बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं अपनी कॉन्डोलेंसेस करता हूँ और फिंगर्स क्रॉस रखी हैं, दिल में डर है। ये घटना बहुत ही दुखद और बहुत ही खराब चीज है। कोई भी दुर्घटना कहीं नहीं होनी चाहिए, जान माल का नुकसान कहीं नहीं होना चाहिए। जितनी इंपॉर्टेंट जान हमारे सीडीएस साहब की है, उतनी ही उसी चॉपर के अंदर हमारे जो 2 लांस नायक थे, कमांडोज थे, उनकी भी है। तो उनकी फैमिलीज, तो सबको हम अपनी कॉन्डोलेंसेस देते हैं और दिल में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनमें से मैक्सिमम लोग सकुशल मिलें। शाम तक जब डिफेंस मिनिस्टर आज या कल स्टेटमेंट देते हैं तो हमें ये बताएं कि सारे लोग सेफ हैं। इस चीज की मैं प्रार्थना करता हूं। दूसरा ये है कि ये दुर्घटना कैसे हुई। मैं आपको बता दूं, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में मैं काफी समय बिता चुका हूं, वहां कोर्स भी किया है, इंस्ट्रक्शनल टेन्योर भी करी है, तो मैं उस इलाके को अच्छी तरह से जानता हूं। ये जो एक डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जो ऊटी और कुन्नूर के बगल में है, इनफैक्ट ये 3 गांव हैं, आपस में लगे हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें।
तो यहाँ जाने के लिए आपको अगर दिल्ली से चलते हैं तो आप हवाई जहाज से कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो वहां से चॉपर लेते हैं जो कि सीडीएस साहब ने अपनी टीम के साथ, अपने डिफेंस अटैची के साथ, प्लस उनकी जो कमांडो स्टाफ थे उनके साथ रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उनको लिया और वो आ रहे थे वेलिंगटन लैंड करने के लिए। तो जैसे ही शायद कहीं कुनूर पहुंचे तो हो सकता है कोई इमरजेंसी चॉपर में स्नैग आ गया हो सकता है, इसकी बात खुलासा मैं अच्छी तरह बाद में करूंगा। तो उस वक्त उसने इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की है, और जब इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्टीफ क्लिप है, क्लिफ बिल्कुल स्टीप है, यानी कि इसमें कोई वो वैलीज वाला काम इतना उबड़ खाबड़ नहीं है, और वो 70-80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है बाई रोड, उसमें भी 26 हेयरपिन बेंड आते हैं। तो वहां पे शायद उसको जगह नहीं मिल पा रही थी कि वो इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ करता चॉपर, मगर जब पायलट, चूंकि मैं बता रहा हूँ बड़े एक्सपीरियंस पायलट होते हैं, शायद वो जब कर रहा था तो उसके रोटर्स पेड़ों के साथ शायद इंटेंगल हो गए। जब रोटर टूट जाता है तो चॉपर फिर उसके बाद ग्लाइड नहीं करता, एक हवाई जहाज की तरह, एक थर्ड की तरह, पत्थर की तरह गिरता है। शायद वो पत्थर की तरह गिरने की वजह से वहां पे उसकी जो फ्यूजलाज था उसके अंदर शायद फ्यूल टैंक होता है, उसका एक्सप्लोजन हो गया और आग लग गई। अब ये जो हुआ है, अब ये कैसे हो सकता है, कैसे होने का, यानी कि पहले पायलट एरर की बात करते हैं, बट मैं ये आपको बता दूं कि ये वीआईपी सॉर्टी थी। इसके अंदर एयरफोर्स के बेस्ट पायलट जो होंगे, मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट होंगे, बेस्ट रेटिंग्स होंगी उनकी, हाईएस्ट रेटिंग्स होंगी, वही इसको फ्लाई करेंगे। तो पायलट एरर का मेरे ख्याल में मैं 1% से ज्यादा चांस मैं नहीं आपको दूंगा। शायद मेरा ख्याल है कि अगर वो इमरजेंसी लैंडिंग कोई खाली जगह मिल गई होती और वो इमरजेंसी लैंडिंग हो गई होती तो ये हादसा इस लेवल पे नहीं होता। दूसरा बताया जाता है कि शायद हो सकता है उसमें टेक्निकल स्नैग आया हो। टेक्निकल स्नैग की भी मैं नहीं वकालत करता, क्योंकि ये वीआईपी सॉर्टी है, बेस्ट लेटेस्ट नया एयरक्राफ्ट है, और इसके बाद जब एयरक्राफ्ट किसी वीआईपी सॉर्टी के लिए जाना होता है तो उसके सारे ऑयल्स, ल्यूब्रिकेंट सब चेंज किए जाते हैं, सारे नए डाले जाते हैं सॉर्टी के पहले, चाहे वो ड्यू हो या ना हो। कोई अगर चेंजेबल कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको भी चेंज किया जाता है। उसके लिए प्रॉपर एसओपी है और चेकलिस्ट है, और उसमें एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत ये सारी मेंटेनेंस शेड्यूल पूरी की जाती है एक वीआईपी सॉर्टी के पहले। तो उसलिए टेक्निकल स्नैग की भी मैं कह रहा हूं शायद 1% से कम ही हो सकता है। अब इसके अलावा बैड वेदर की बात हो सकती है कि सडनली ब्लैकआउट हो गया हो या तेज हवाएं चल रही हो। हाँ, उस इलाके में हवाएं चलती हैं, पर इतनी तेज नहीं चल सकती कि ये जो ये Mi-17 एयरक्राफ्ट है, ये आपका दूसरा छोटा चॉपर नहीं है, चेतक चीता नहीं है कि हवा से उड़ जाए। तो इसको हटाने के लिए हवा इतनी तेज चाहिए, जो मुझे लगता है शायद एक पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। फिर उसके अलावा कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डेंजर हो सकता है जो इंजन ने सक इन कर लिया हो, या कोई बर्ड सक इन हो गया हो इंजन के अंदर। तो इस किस्म की चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अब देखते हैं जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है तो उसमें ये क्या निकल के आता है। तो तब तक हम अपने दिल को थाम के बैठे हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, और प्रे कर रहे हैं कि जितने भी 14 के 14 ऑन बोर्ड से 9 जो था अपने उनका स्टाफ था, 3 शायद पायलट थे इंक्लूडिंग एन फ्लाइट इंजीनियर, और एक आधे 2 स्टूवर्ड्स होंगे उसके अंदर, वो सब सेफ हैं। मगर अभी तक ये जो बताया गया है कि शायद 4 लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं, बाकी अभी लेटेस्ट मैंने सुना है कि शायद बोल रहे हैं 11 बॉडीज रिकवर्ड, बट उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। रंजित जी, जिस तरह से विजय जी बता रहे हैं, जो फैक्टर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, आप क्या मानते हो उन फैक्टर्स के बारे में, और जो संभावनाएं उन्होंने बताई है, हालांकि अभी तो सूत्रों की माने तो बैड वेदर को ही सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, पर जिस तरह से विजय जी ने पूरा चित्र हमारे सामने जो स्पष्ट करके अपने एक्सपीरियंस और अपने विचारों की ओर से रखा हुआ है, आप उसको कैसे देख रहे हो? बढ़िया हेतकी जी, जो ब्रिगेडियर विजय साहब ने बताया अपने एक्सपीरियंस से, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्या क्या कारण हो सकता है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये जहाज जो क्रैश हुआ या तो भी इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था, बट ये एक्सीडेंट हुआ है। अभी एग्जैक्ट क्या इसका कारण होगा या क्या हो सकता है, ये तो जो एक प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, सारे डिटेल्स चेक किए जाएंगे, उसके जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स हैं, जो सारे
कम्युनिकेशन वगैरह है वो सारा चेक होगा, और उसके बाद ही ये सही सही एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये किन कारणों से हुआ, क्या क्या उस समय सिचुएशन था, क्या समस्याएं आई, क्या किस तरीके से उसका सिचुएशन पे रिएक्ट किया गया, और क्या क्या हुआ। तो वो सारा प्रॉब्ली एक अच्छी जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें ये सब क्लियर सामने आ ही जाएगा। बट हाँ, काफी कारण हो सकते हैं इसके, जैसा ब्रिगेडियर विजय सर ने बताया। सो काफी कारण हो सकते हैं, और ये जब एक कोर्ट इंक्वायरी होगी तो उसमें जरूर सामने आ जाएगा। बिल्कुल। साथ ही में रंजित जी, बिपिन रावत जी के बारे में बात करें, अभी पूरा देश, आप और हम सभी लोग एक ही प्रार्थना करते हैं कि वो इंजर्ड भी हुए तो भी वो जल्दी से रिकवर हो जाए, वो सेफली घर वापस आए। आप, उन्होंने जो काम किया है देश के लिए, जो डिसीजंस, कितने सारे कैसे इम्पोर्टेंट डिसीजन उन्होंने जो लिए हमारे देश के लिए, जवानों के लिए, उसके बारे में अगर बात करें तो आप क्या बताना चाहोगे? जी बिल्कुल। जनरल बिपिन रावत साहब हमारे देश के पहले सीडीएस हैं। बिल्कुल। ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो एक सोच थी जिसके हम्म। अंतर्गत हम देश के तीनों सेना को इकट्ठा करके एक तरीके की सोच, एक एक फोकस करके कार्रवाई करने का जो मुद्दा बनाया गया था, उसकी उन्होंने पहल की थी। और वो पहले सीडीएस थे, उन्होंने काफी गाइडेंस किया कि ये किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप बोल रहे थे, जवानों के लिए, ऑफिसर्स और सारे डिफेंस फोर्सेस के लिए काफी सूझबूझ। देखिए, जब कोई आदमी ऐसी जगह पे सेलेक्ट होता है, ऐसे ओहदे पे जाता है, तो उन्हें काफी चीजों को देखते रहना पड़ता है, सिर्फ है ना आर्मी के लिए ही नहीं, बट एयरफोर्स और नेवी, सब तीनों सर्विसेज के लिए। और वो ऐसी जगह पे थे जहां से वो तीनों फोर्सेस को देख के, तीनों फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को एक साथ इकट्ठा करते हुए और देश के लिए आगे की तरफ जो कार्रवाई था, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था इसके लिए। ट्रू ट्रू। विजय जी, आप तो बहुत करीब रहे हैं बिपिन रावत जी के, तो आप क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, उनके छोटे भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने साथ ही आर्मी में नौकरी करी है। तो बिपिन रावत जी के बारे में मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग शख्सियत है। और ये चाहते हैं कि देश का जो तंत्र है लड़ाई लड़ने का, वो एक साथ इकट्ठा हो, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जॉइंटमैनशिप हो और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ें, क्योंकि सारे ही अंग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए उन्होंने एक जो नया एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो था थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट। अभी उन्होंने एनालाइज किया कि हमारा एक एनिमी है चाइना, एक एनिमी है पाकिस्तान, और हमें अपना इंडियन ओशन के अंदर जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वहां पे डोमिनेट करना है, और चाइना की जो हेजमोनिस्टिक आइडियाज हैं उनको फेल करना है। तो उसके लिए उन्होंने 3 कमांड, थिएटर कमांड्स का एक प्रस्ताव दिया था, जो कि एक चाइना बेस्ड थी, एक पाकिस्तान बेस्ड और एक सदर्न इंडिया बेस्ड, बेसिकली नेवी बेस्ड। और उसके अलावा एक एयर डिफेंस कमांड और एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो कि हमारी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनको कंट्रोल करती है। साथ में उन्होंने एक ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया कि एक छोटी सी कमांड हम कश्मीर में इंसर्जेंसी के लिए भी बनाएंगे। तो अभी ये सारे कॉन्सेप्ट आ ही रहे थे कि ये हादसा हो गया, परंतु मोर और लेस इसकी जो फॉर्मलाइजेशन है उसमें विपिन रावत जी का बहुत बड़ा हाथ है, और वही इस मॉडर्न थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट के आर्किटेक्ट माने जाएंगे। और ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस समय जब भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। वो चाइना को चैलेंज कर रहा है, अमेरिका के साथ भी दोस्ती है, रशिया के साथ भी दोस्ती है, ईयू भी भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। तो ऐसे में ये जो जितना भी हमारी कमर्शियल नीड्स होती हैं, ट्रेड होता है, कंट्री की जीडीपी बढ़ानी है, समृद्धि बढ़ानी है, और उसके साथ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए बिपिन रावत जी ने बहुत ज्यादा काम किया है, उनकी टीम ने बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये मैं उनकी एक मेजर उपलब्धि मानूंगा, और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि अभी बताया जा रहा है कि शायद जो 4 इवैक्यूएट हुए हैं उसमें एक बिपिन रावत जी भी हैं, और उसमें से एक 80% बर्न वाले भी हैं। अब हमें नहीं पता वो कौन है, परंतु हम प्रार्थना करेंगे कि विपिन रावत जी की जान बच जाए, उनके बहुत स्वस्थ हो जाए और जल्दी से जल्दी वापस आके अपनी ये कमांड को संभालें। बिल्कुल। विजय जी, जो उन्होंने डिसीजंस
भारत के लिए लिया है, भारत के जवानों के लिए लिया है, भारत की जनता के लिए लिया है, उनमें से सबसे बेस्ट, सबसे डीप थॉट आपको कौन सा लगा? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज जो है कि सीडीएस की अपॉइंटमेंट आने के बाद एक मिलिट्री का ऑफिसर, वन सिंगल पॉइंट कांटेक्ट था, एडवाइजर टू रक्षा मंत्री एंड प्राइम मिनिस्टर। पहले एक होता था, डिफेंस सेक्रेटरी करता था, जो कि एक आईएएस ऑफिसर था, उसको फोर्सेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो वहां आके सुरक्षा में, स्पेशली जब चाइना ने जो हमको हमारे साथ ईस्टर्न लद्दाख में किया है, उसको करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, जो नॉर्दर्न कमांड या आर्मी, जैसे जनरल जोशी हैं नॉर्दर्न कमांड में, उनसे जो काम करवाया, और एकदम से इमरजेंसी परचेजेस की, हथियारों की, जो काफी देर से लैंग्विश कर रही थी, हमारे हाथ में नहीं आ रही थी। तो और साथ में उन्होंने जो रफेल को कराया कि जल्दी से आए और जल्दी जल्दी उनकी स्क्वाड्रन जो है फुली ऑपरेशनल हो। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सिक्योरिटी की फील्ड में, जो जनरल बिपिन रावत के नाम पे जाती है। उसके अलावा विद इन दी सर्विसेज जो जवान हैं, चाहे नेवी के सेलर्स हैं या एयरफोर्स के एमएन एयर वॉरियर्स हैं, उनके लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए। तो इस किस्म की जो चीजें इन्होंने स्पीयर हेड करी हैं, प्राइम मिनिस्टर से 1-to-1 बात करके, रक्षा मंत्री से 1-to-1 बात करके, और वो उपलब्धियां जमीन पे आई हैं, वो सब इनके खाते में जाती हैं। तो इसलिए मैं फिर से बोलूंगा कि हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और अपनी गद्दी संभालें। बिल्कुल। रंजित जी, यहाँ पे कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के बारे में बात करें तो ये इस घटना की आपको कौन कौन सी नजर आ रही है? कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए मैम, देखिए, जैसा हम जानते हैं, वो जो इलाका है काफ़ी मतलब इतना आसान नहीं है वहाँ पे आदमियों का या रिसोर्सेज, गाड़ियाँ, सब कुछ तुरंत पहुँच पाना, या इवन एयर एफर्ट पहुँच पाना वहाँ बहुत इमीडिएट पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि पता चल रहा है कि वहाँ गांव वालों ने तुरंत मदद किया। उसके बाद जो पुलिस वाले थे और आर्म फोर्सेस के लोग भी, जैसे ही खबर मिली है, प्रॉब्ली जैसे ही उस हेलीकॉप्टर का एटीसी से कम्युनिकेशन टूटा होगा, क्योंकि ये वीआईपी फ्लाइट थी, एटीसी ने सभी को अलर्ट किया होगा। और प्लस ऐसी फ्लाइट्स होती हैं तो रिस्पांस मैकेनिज्म पहले से प्लान किया हुआ होता है, राइट। तो उसके कारण से काफी जल्दी लोग वहां पहुंच गए और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में मदद किया है। और इसके कारण ही आप देख सकते हो कि ये तुरंत ही लोग वहां पहुंच गए, वहां से जो कैजुअलिटी उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको वहां से निकाला जा रहा है और हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। और हम यही प्रे करेंगे कि क्योंकि ये सब जल्दी जल्दी हो रहा है, तो जितने भी लोगों की जान बच सकती है, लोग अच्छे से वहां से निकल सकते हैं, उतना बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल। विजय जी, आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है यहाँ पर इस घटना के कैजुअलिटी इवैक्यूएशन क्या क्या हो सकता है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया ना, यहाँ का जो इलाका है वो एक हम्म। स्टीप पहाड़ी है, बहुत ऊंची। हम्म। और वहां पे जाना आना, मैं बोला आपको 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेट्रोपॉलियम से लेकर के वेलिंगटन तक का, और 4-5-6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इलाका बिल्कुल स्टीप पहाड़ी है। तो वहां पे कैजुअलिटी इवैक्यूएशन काफी मुश्किल होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जब ऐसी वीआईपी फ्लाइट होती है तो सारे सिस्टम्स इन प्लेस होते हैं, चाहे वो हाँ। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो गांव वाले, अगर उन्होंने एक्सीडेंट देखा तो उन्होंने रिएक्ट किया, उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इवन आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। बट मैं आपको यहाँ एक चीज, छोटी सी बात बताना, मुझे जो दिल में जो खटका लग रहा है बार बार, कि ये जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, ये कोई वॉर फाइटिंग मशीन नहीं है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे उनके पास उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर होना थोड़ा कम लगता है, पर फिर भी हेलीपैड के ऊपर जो बेयर मिनिमम होता है वो अवेलेबल है। और साथ में जो हॉस्पिटल है वो एक बहुत छोटा हॉस्पिटल है, उसके पास ज्यादा फैसिलिटीज होने का चांस नहीं है। तो अभी अगर आप बोल रहे हैं कि वो 4 कैजुअलिटीज उन्होंने इवैक्यूएट करी हैं हॉस्पिटल में, अब वो पता नहीं सिविल हॉस्पिटल की भी क्या स्थिति है। तो मुझे ये लगता है कि अगर उनको, हमने कोयम्बटूर जैसे जहाँ पे एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है, वहां भी उनका स्टाफ कॉलेज है, और उनका वहां पे अगर इवैक्यूएट करना हो तो उसके लिए भी एयर एफर्ट चाहिए, और उसके लिए लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं है। फिर इसको कह रहे हैं कि जहां ये हादसा हुआ है ये करीबन रोड से 4 किलोमीटर दूर था, तो 4 किलोमीटर विदाउट अ रोड अगर गाड़ी वहां ना जा सके तो इट्स क्वाइट अ टाइम कंज्यूमिंग। और उसके बाद अगर आप उसको इवैक्यूएट करना चाहें बाई रोड टू कोयम्बटूर तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल वो उसमें वो नहीं होएगा। एयर करना चाहिए तो उसमें भी टाइम लगेगा। अभी जैसा कि न्यूज चैनल पे मैंने थोड़ी देर पहले देखा है, वो कहता है 11 बॉडीज रिकवर्ड।
अब ये दिल में एक झटका देता है, उसको बॉडीज क्यों बोला जा रहा है, परंतु इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, ना आर्मी की एडीजीपीआई दे रही है, कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा, और ना ही रक्षा मंत्री इसके ऊपर कर रहे हैं। और लेटेस्ट ये बताया जा रहा है कि एयर चीफ को बोला गया है कि आप मौके घटनास्थल पे पहुंचिए, सारी चीजें असेस करिए और देखिए, और फिर आके डिफेंस मिनिस्टर को ब्रीफ करिए। आप देखते हैं उस ब्रीफिंग में क्या निकल के आता है। तो और जो कुछ उन्होंने किया है, आई होप जो विलिंगटन का हॉस्पिटल है वो इस चीज को एडिक्वेटली कर सके, और हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं एएमसी के, एंड आई एम श्योर दे विल डू अ गुड जॉब। बिल्कुल। आगे ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके बारे में बात करें, MI-17V5, ये किस किस्म का हेलीकॉप्टर है विजय जी? देखिए, ये एक MI सीरीज जो है ये काफी पुरानी है, बट अभी जो V5 जो है ये लेटेस्ट है, और वीआईपी सॉर्टीज के लिए एक लेटेस्ट किस्म के हवाई जहाज को रखा जाता है। आर्मी में जो आर्मी कमांडर्स एंड अबव होते हैं उनको वीआईपी सॉर्टीज जनरली बोला जाता है, और बेस्ट यानी कि मेंटेनेंस का प्रोसीजर होता है। उसके बाद हायर लेवल पे से डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो हमारे पास एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट हैं। तो ये जो है ये भी काफी स्टेट ऑफ द आर्ट हवाई जहाज है। इसमें ऑल वेदर कैपेबिलिटीज हैं, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग हो सकती है, और पायलट्स भी बड़े एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो इसमें इसका इस तरीके से एक आग के गोले में बदल जाना एक समझ में नहीं आता है। जो बात समझ में आती है वो सिर्फ इतनी है कि शायद कोई इमरजेंसी हुई हो, कोई भी हो सकती है 1%, एंड पायलट्स जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाईएस्ट रेटिंग वाले पायलट्स हैं, उन्होंने शायद इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की हो। और चूंकि ये मैंने बोला स्टीप क्लिफ है, ये स्टीफ क्लिफ है, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर की रोड चढ़ती है उसके ऊपर हेयरपिन बेंड्स में, तो वहां पे शायद उनको एडिक्वेट जगह नहीं मिली जहां पे वो लैंड करने की कोशिश कर रहे थे। और शायद कोई जगह मिली हो तो लैंडिंग के टाइम पे उनके जो रोटर्स थे वो शायद किसी पेड़ों के साथ टकरा गए, रोटर्स टूट गए। रोटर्स टूटने का मतलब ये होता है कि ये एकदम थर्ड से गिरेगा, और गिरते ही शायद इसका जो फ्यूल टैंक था उसमें ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। और जब तक वहां पे गांव वाले पहुंचते जो इमीडिएट इवैक्यूएशन कर सकते थे या कंट्रोल में चीज में ला सकते थे, शायद वो पॉसिबल नहीं था। और इसके अंदर की जगह जो Mi-17 होता है उसमें 2 रोज होती हैं, तो पीछे से खुला होता है ताकि उससे वहां से पैरा जंप किया जा सके। परंतु ये वीआईपी मॉडिफाइड जो चॉपर है ये लाइक एनी अदर सिविल फ्लाइट है, जिसमें सीट्स लगाई हैं और सीट बेल्ट्स हैं। और अगर सीट बेल्ट लगी हो और हादसा हो जाए, आग लग जाए, तो आई एम श्योर इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है कि सीट बेल्ट खोल के अपने आप को रेस्क्यू कर पाना। इवन खुद को भागाना या बाहर वाला कोई आपके बचाना, दोनों ही बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए जो मेरा जो असेसमेंट इस वक्त कहता है वो दिल में बहुत एक टीस पैदा करता है, और प्रे करता है भगवान से कि मैक्सिमम लोगों की जान बच जाए और वो सुकुशल घर लौटें। और चाहे वो सीडीएस की फैमिली हो या हमारे जूनियर मोस्ट लांस नायक की या दूसरे ऑफिसर्स की, ब्रिगेडियर कर्नल, मे बी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर्स, ग्रुप कैप्टन, व्हाटएवर जो फ्लाई कर रहे थे, फ्लाइट इंजीनियर थे, सबकी जानें बराबर हैं, और सबकी फैमिलीज के साथ हम साथ हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब अपने अपने नियर वंस, लव्ड वंस को ठीक ठाक वापस पाएं। बिल्कुल। संजय जी, जो हेलीकॉप्टर के बारे में विजय जी ने बताया, आप कितना सहमत करते हो इस बात से? बात उनकी एकदम सही है। देखिए ये जो बता रहे हैं ये Mi-17 हेलीकॉप्टर जो है, ये हमारे एयरफोर्स में इसको एक वर्क हॉर्स बोला जाता है। ये काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है, सप्लाई करने के लिए, ट्रुप्स फेरी करने के लिए, इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए, वीआईपी फ्लाइट्स के लिए, एंड इनफैक्ट और भी बहुत कारणों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी ये बढ़िया, काफ़ी अलग अलग देशों में भी ये इस्तेमाल होता है, और हमारे एयरफोर्स में भी काफ़ी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये एक वीआईपी स्क्वाड्रन का हेलीकॉप्टर था, तो इसलिए यस, काफ़ी लेटेस्ट, लाइक ये V5 द लेटेस्ट वर्जन जो है वो है। इसके पायलट्स भी बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड पायलट्स हैं। सो इसलिए अभी क्या एक्चुअली हो गया, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है जिसके बारे में अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। सो क्या हो सकता है वो तो आने वाले समय में हम सबको पता चल ही जाएगा। लेकिन ये हेलीकॉप्टर एक बढ़िया हेलीकॉप्टर है, और हम बस अभी यही देखना है कि जितने से जितने लोग
अच्छे से कुशल मंगल से वापस आ जाएं अपने परिवार वालों के पास, तभी हमें आगे का पता चलेगा। બિલકુલ દર્શક મિત્રો, અત્યારે ખાસ વાત કરી જે પ્રકારે MI-17V5 આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું કે જેમાં સીડીએસ બિપિન રાવત અને તેઓના પત્ની સાથે અન્ય લોકો પણ સવાર હતા, એમાંથી હાલ સૂત્રો તરફથી જે પ્રકારની માહિતી મળી રહી છે કે 14 માંથી 11 લોકોના મૃતદેહો મળી આવ્યા છે। આ એક ખૂબ જ મોટી અને ગંભીર રીતના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ટૂંક જ સમયમાં આને લઈને રાજનાથ સિંહ પણ કહી શકાય કે આને લઈને વિગતો પણ આપવાના છે। વડાપ્રધાન શ્રી પણ સમગ્ર દેશવાસીઓને સંબોધન કરવાના છે તેવી પણ વાત આવી રહી છે। હાલ તો આ ચર્ચા કરી હેલિકોપ્ટરમાં જે પ્રકારે ક્રેશ થયું છે એની કેટલી પોસિબિલિટીઝ છે, કયા કારણોથી આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે તેના પર પણ આજે વિગતવાર ચર્ચા કરી। આ સમગ્ર ચર્ચામાં મારી સાથે જોડાયા હતા બ્રિગેડિયર વિજય સાગરજી અને રણજીત સિંહા। આ બંને મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર આપ જોડાયા તે બદલ। धन्यवाद बहुत बहुत। બિલકુલ, તો દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હાલ સમય થયો છે સમાપ્ત। ફરી મળીશું નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।